नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल का एग्जाम बहुत नजदीक है। 21 मई को ये होना है और आपकी तैयारी निरंतर बनाए रखने के लिए आपका एमसीक्यूज का, पीवाईक्यूज का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं जो आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसका कंटेंट लेकर आया हूं। आपको बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। तो तैयारी अगर आपको अच्छी करनी है, आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और यहां से जो आप टॉपिक लेकर जाएंगे वो बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपके पढ़ाई का और बहुत अच्छी तैयारी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आपके पीडीएफ्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और बहुत सारी पीडीएफ्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 100 से 100 पीडीएफ्स लगभग प्रोवाइड करवा दी जा चुकी हैं और भी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको एग्जाम से पहले लगातार हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। टॉपिक वाइज कंटेंट आपको मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आपको मिलने वाला है, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और वन लाइनर्स और डिस्क्रिप्टिव सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे मात्र 150 रुपए में। तो बिना वक्त गवाए जल्दी जुड़िए हमारे चैनल से और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न है आपका कि जीव और उसके चारों ओर की भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनकी अंतःक्रिया के सम्मिलित रूप को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है? पारिस्थितिकी कहा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है, पर्यावरण कहा गया है, जैव विविधता कहा गया है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन सी, पर्यावरण कहा गया है। पर्यावरण के अंतर्गत सभी भौतिक और जैविक घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए 1986 में इसे स्पष्ट रूप से पर्यावरण परिभाषित किया गया है। यह जीव और उसके परिवेश के बीच होने वाले सभी अंतःक्रियाओं का आधार है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किन दशाओं का सम्मिलित रूप है? केवल प्राकृतिक संसाधन, भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अधिनियम के अनुसार पर्यावरण मुख्य रूप से भौतिक और जैविक दशाओं का समूह है। इसमें जल, वायु, भूमि और मानव सहित सभी संजीवों के बीच होने वाली अंतःक्रिया शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि धर्म, नैतिकता, प्रथाएं और विधि पर्यावरण के किस संगठक के अंतर्गत आते हैं? भौतिक संगठक, जैविक संगठक, अजैविक संगठक, सांस्कृतिक संगठक? सही उत्तर है आपका सांस्कृतिक संगठक। धर्म, प्रथाएं और कानून सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह मानव निर्मित परिवेश है जो समाज के व्यवहार और नैतिक मूल्यों को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इक्लोरोटिका नामक समुद्री घेंगा अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका शैवाल से। इक्लोरोटिका अपने द्वारा खाए गए शैवालों से क्लोरोप्लास्ट चुराता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। यह एक विशिष्ट समुद्री जीव है जो पौधों की तरह भोजन बनाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि झील के किनारे का वह छिछला जल क्षेत्र जहां प्रकाश पूरी तरह पहुंचता है क्या कहलाता है? वेलांचल क्षेत्र, गहरा क्षेत्र, सरोजावी क्षेत्र या तिलस्थ क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका वेलांचल क्षेत्र यानी कि लिटोरल जोन। वेलांचल क्षेत्र झील का वह उथला किनारा होता है जहां सूर्य का प्रकाश तल तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण उच्च होता है जिससे जड़ वाले जलीय पौधे अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि झील के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता और वह अंधकारमय होता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, गहरा क्षेत्र। झील के सबसे गहरे और अंधकारमय भाग को गहरा क्षेत्र कहते हैं। यहां प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल अपघटक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निकेत की संकल्पना वर्ष 1917 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? अर्नेस्ट हैकेले, जोसेफ ग्रीनले, एजी टांसले, ईपी ओडम? उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, जोसेफ ग्रीनले। पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले द्वारा प्रस्तुत की गई थी। निकेत किसी विशेष जीव के पर्यावरण में विशिष्ट भूमिका और कार्यात्मक स्थिति को दर्शाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना कब शुरू की गई? 1986, 1992, 91, 2002। सही उत्तर है आपका सी 1991। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान के लिए इको मार्क योजना 1991 में शुरू हुई। इसका लोगो मिट्टी का घड़ा है जो सुरक्षित और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों को प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि नगरीय क्षेत्रों में नगर उष्मा द्वीप बनने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, कंक्रीट संरचनाओं द्वारा सूर्यताप का अधिक अवशोषण, वृक्षारोपण में वृद्धि। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, कंक्रीट संरचनाओं, यानी कि जो कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, तो इनसे क्या होता है, सूर्यताप का अधिक अवशोषण होता है और यहां पर नगर उष्मा द्वीप के रूप में बन रहे हैं, यानी कि यहां पर गर्मी बढ़ रही है। शहरी कंक्रीट और डामर सड़कें सूर्य की उष्मा को सोख कर शहर को अधिक गर्म बना देते हैं। वनस्पतियों की कमी और औद्योगिक उत्सर्जन इस तापमान वृद्धि को और बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। यह परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है? सही उत्तर है आपका यहां पर सी, ब्रिटलैंड रिपोर्ट अबर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक से। यह परिभाषा 1987 में आई ब्रिटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। इस रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य यानी कि अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जो सतत विकास का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है आपका कि 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हाइकले, लिंडमैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, अर्नेस्ट हाइकले। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द आइकोलॉजी से बना है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकले ने 1869 में किया था। यह जीवों के उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है आपका एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश परिस्थितिकीविद एजी टांसले ने किया था। यह जैविक और अजैविक घटकों का एक क्रियाशील तंत्र है जहां ऊर्जा प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में 10% का नियम किसने दिया था? सही उत्तर है आपका लिंडमैन ने दिया था। 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम लिंडमैन द्वारा 1942 में दिया गया था। यह नियम बताता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लिंडमैन के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा हस्तांतरित होती है? 90%, 50%, 10% या 1%? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 10%। प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर को प्राप्त होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले अमेजन और सुंदरवन किस प्रकार के वन परितंत्र के उदाहरण हैं? शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, मानसूनी वन। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। जहां उच्च वर्षा और तापमान रहता है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता और उत्पादकता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक जीव भारत के किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, थार मरुस्थल पारितंत्र। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी मुख्य रूप से थार मरुस्थल, राजस्थान और शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। यह उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है और अति संकटग्रस्त प्रजातियों में से भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, सौर विकिरण, रासायनिक ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सौर विकिरण। पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। पौधे इसी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? जीपीपी प्लस श्वसन, जीपीपी माइनस श्वसन, केवल श्वसन ऊर्जा, संकल संचित ऊर्जा या 5वां ऑप्शन? सही उत्तर है आपका बी, जीपीपी से जब श्वसन घटाते हैं।
शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी वह ऊर्जा है जो पौधों में बायोमास के रूप में संचित होती है। एनपीपी सकल प्राथमिक उत्पादन है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से श्वसन में खर्च ऊर्जा को घटाते हैं तो एनपीपी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईपी ओडम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, गहरे सागर। गहरे सागर में सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, इसलिए ओडम के अनुसार इसे मरुस्थलों के समान निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि घास, टिड्डा, पक्षी, बाज किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। सही उत्तर है आपका चारण खाद्य श्रृंखला। यह हरे पौधों उत्पादकों से शुरू होने वाली चारण खाद्य श्रृंखला है। ग्रेजिंग फूड चेन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का यह सबसे प्रमुख और सामान्य माध्यम है। अगला प्रश्न है आपका कि उथले समुद्रों की लगभग कितनी ऊर्जा अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 80%। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव में मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, इस कारण यहां कुल ऊर्जा का लगभग 80% हिस्सा अपरद खाद्य श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है आपका कि अनियमित प्रदूषकों का जीवों के ऊतकों में जमा होना क्या कहलाता है। जैव आवर्धन, जैव संचयन, सुपोषण, सहजीवता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, जैव संचयन। हानिकारक प्रदूषकों जैसे भारी धातुओं का जीव के शरीर या ऊतकों में धीरे धीरे जमा होना जैव संचयन कहलाता है। जब यह खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में बढ़ता है तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। गैस प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक, अस्थायी प्रदूषक, स्थायी विषैला कीटनाशक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, स्थायी विषैला प्रदूषक कीटनाशक। ठीक है, डीडीटी एक स्थायी विषैला कीटनाशक है जो प्रकृति में आसानी से विघटित नहीं होता है। यह खाद्य श्रृंखला में जमा होकर जैव आवर्धन का मुख्य कारण बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहला सीधा, लिस्ट फिर से उल्टा, अनियमित या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सदैव सीधा। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के कारण ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। ऊर्जा का क्षय होने के कारण ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट। अगला प्रश्न है आपका कि जलीय पारितंत्रों में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है। सीधा, उल्टा, वर्गाकार या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, उल्टा। जलीय पारिस्थितिकी में बड़ी मछलियों का कुल भार पादप्लवक के भार से बहुत अधिक होता है, इसलिए समुद्र या तालाब में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा बनता है। ठीक है, बायोमास का पिरामिड जलीय परितंत्रों में उल्टा बनता है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। यह ध्यान रखिएगा, यह अंतर है। वैसी अनोन्य क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है। सही उत्तर है आपका सहभोजिता। जीवों की इस अंतः क्रिया को सहभोजिता कहते हैं, जिसे +/0 चिन्ह से दर्शाया जाता है। प्लस यानी कि एक का तो लाभ हो रहा लेकिन दूसरे को हानि नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए शार्क के साथ तैरने वाली रेमोरा मछली, जिसे बचाव और भोजन मिलता है पर शार्क को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय चक्र का उदाहरण है। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, नाइट्रोजन चक्र या कैल्शियम चक्र। सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन गैसीय चक्र हैं जिनका मुख्य भंडार वायुमंडल है, जबकि फास्फोरस और कैल्शियम अपसादी चक्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया कौन सा है। राइजोबियम, एनाबिया, फ्रेंकिया या क्लास्ट्रीडियम। सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी, एनाबिया। एनाबिना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनाबिया नहीं, एनाबिना। एनाबिना और नोस्टोक जैसे नीले हरे शैवाल धान के खेतों में प्राकृतिक उर्वरक का काम करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला
जीवाणु है। एजोटोवैक्टर, राइजोबियम, फ्रेंकिया, एजोस्पिरिलम। सही उत्तर है आपका बी, राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाकर सहजीवी संबंध स्थापित करता है। यह पौधों को नाइट्रोजन देता है और बदले में आश्रय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रेंकिया नामक जीवाणु किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ग्रंथिका बनाता है। सही उत्तर है आपका कैजुराइना व एलेनस। फ्रेंकिया गैर दलहनी पौधों की जड़ों में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है। यह मुख्य रूप से कैजुराइना और एलेनस जैसे पेड़ों के साथ सहजीवन बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक वर्गीकरण की नींव किस पुस्तक को माना जाता है। सही उत्तर है आपका सिस्टेमा नेचुरिको। कार्ल लिनियस द्वारा रचित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरिका को आधुनिक वर्गीकरण की आधारशिला माना जाता है। इसी में जीवों के द्विपद नामकरण की विधि प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1859 में प्रकाशित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। सही उत्तर है आपका चार्ल्स डार्विन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक में विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोडायवर्सिटी शब्द का पहली बार औपचारिक प्रयोग 1985-86 में किसने किया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन यहां पर ए, वाल्टर जी रोसेन। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का संक्षिप्त रूप बायोडायवर्सिटी पहली बार वाल्टर जी रोसेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह शब्द 1986 के राष्ट्रीय जैव विविधता मंच में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता के जनक किसे कहा जाता है। सही उत्तर है आपका ई.ओ. विल्सन को। अमेरिकी जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन को उनके व्यापक शोध के कारण फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। उन्होंने चींटियों के व्यवहार और प्राकृतिक संरक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो। सीबीडी को 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया। इसका लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण और संसाधनों का उचित एवं न्याय संगत बंटवारा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया। 1994, 2008, 2002 या 2014। सही उत्तर है आपका सी, 2002। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भारत ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। इसी के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय चेन्नई में स्थापित किया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। 573, 107, 91 या 48। सही उत्तर है आपका 107। सही संख्या 107 है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि या चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शॉक अब्जॉर्बर के रूप में किसे जाना जाता है जो संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। सही उत्तर है आपका पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन ESZ। इको सेंसिटिव जोन को राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर बाहरी औद्योगिक प्रभाव कम करने के लिए बफर जोन के रूप में बनाया जाता है। यह वन्य जीवों के लिए संक्रमण क्षेत्र का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या अक्टूबर 2025 तक कितनी बताई गई है। 108, 573, 18 या 20। सही उत्तर है इसका 573। और यह संख्या अभी तक बनी हुई है। अभी तक 573 ही भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य है। इन क्षेत्रों में पर्यटन और नियंत्रित चराई जैसी सीमित गतिविधियों की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। सही उत्तर है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में जिले में स्थित एक प्रमुख रामसर साइट है। यह सर्दियों में साइबेरियन पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि संरक्षण आगार का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है आपका संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति के द्वारा। संरक्षण आगारों का प्रबंधन स्थानीय समुदाय और वन विभाग से मिलकर बनी प्रबंधन समिति करती है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित वनों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला संरक्षण आगार कहां खोला गया था? सही उत्तर है आपका ए, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। ये पक्षी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी का शानदार उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत वर्तमान में भारत के कौन से दो स्थल शामिल हैं? सही उत्तर है आपका सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों की सूची है जो मानव हस्तक्षेप के कारण खतरे में है। भारत में केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर इस सूची में है, जबकि चिल्का झील की स्थिति सुधरने पर उसे हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम एमएबी किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है आपका बी, 1971। मैब प्रोग्राम जो था, मैन एंड द बायोस्फीयर, ये यूनेस्को का प्रोग्राम था, 1971 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों में वैज्ञानिक सुधार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर है आपका बी, 13। भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जा चुका है। इनमें नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और पन्ना जैसे प्रमुख रिजर्व शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2025 तक भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 12, 108, 18, 573। सही उत्तर है आपका 18। भारत सरकार ने देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में था, जबकि सबसे बड़ा कच्छ का रन है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? सही उत्तर है आपका ए, 48। जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को वे अद्वितीय पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जिनका विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्रों के वर्षावन किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर है आपका सी, प्रवाल भित्तियों को। प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स को उनकी अत्यधिक जैव विविधता के कारण समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। यह समुद्री पर्यावरण में मौजूद 25% से अधिक प्रजातियों को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण किसके द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से होता है? सही उत्तर है आपका प्रवाल पॉलिप्स। प्रवाल भित्तियों का कठोर ढांचा छोटे समुद्री जीवों द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बनता है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं। जूंजे थैली शैवाल इनके अंदर रहकर इन्हें रंग और भोजन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत में, मालदीव में, ऑस्ट्रेलिया में, कैरिबियन क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल प्रणाली है। यह इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल से शैवाल का अलग होना क्या कहलाता है? कोरल ब्लीचिंग, अम्लीकरण, फ्रीजिंग, अनुकूलन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कोरल ब्लीचिंग। तापमान या प्रदूषण बढ़ने पर प्रवाल अपने अंदर रहने वाले जूजन थैली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद पड़ जाते हैं। इस विनाशकारी घटना को प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वृत्ताकार द्वीप वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका एटोल कहा जाता है। एटोल घोड़े की नाल या बलय के आकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं जो एक लैगून को घेरे रहती हैं। भारत में लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से एटोल द्वीपों का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष और कहां हुए थे? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1971 में, ईरान में। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी कारण वैश्विक स्तर पर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 4 जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? देखिए, सही ऑप्शन इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अभी वर्तमान में टोटल 98 हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा।
क्लियर है आपको? ये 2025 तक तो 93 थे, ठीक है, 4 जून 2025 तक, लेकिन वर्तमान में 98 हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर जोर दिए जाने से रामसर साइट की संख्या बढ़कर 98 हो चुकी है। यह स्थल भूजल पुनर्भरण और प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल 20 किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2025 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? सही उत्तर है आपका बी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। यह थीम पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देती है। 2026 की थीम की अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमि, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यह थीम है। प्रश्न है कि भारत की पहली रामसर साइट 1981 में कौन सी थी? सही उत्तर है आपका चिल्का झील। ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल बने थे। चिल्का खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? सही उत्तर है आपका 1972 में। यह जानवरों के अवैध शिकार पर रोक लगाता है और सुरक्षा के लिए अनुसूचियां निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी विधि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ए, सी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सी राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसे राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व में बचाया जाता है। चिड़ियाघर, जीन बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण के कृत्रिम उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील जोन ईएसजेड घोषित किए जाते हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ईएसजेड की घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईपीए 1986 के प्रावधानों के तहत की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास औद्योगिक विकास को रोकना है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता का क्या अर्थ है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या। यह पृथ्वी पर जीवन के संतुलन और पारिस्थितिकी स्थिरता का मापदंड है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता का संबंध किनसे है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पौधों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से। जैव विविधता में हर प्रकार का जीवन शामिल है, चाहे वह विशाल पेड़ हो, प्राणी हो या फिर सूक्ष्म जीव हो। यह जीव सभी के आनुवंशिक और प्रजातीय अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता की खोज के संबंध में प्रतिवर्ष लगभग कितनी नई प्रजातियों की खोज होती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 15,000। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां अभी भी अज्ञात हैं और प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। ये खोज मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जंगलों और गहरे महासागरों में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता की प्रवणता के अनुसार ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बढ़ती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जलवायु गर्म और अधिक अनुकूल होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य का प्रकाश और वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कितनी कमी आती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण ऊंचे पहाड़ों पर वनस्पति का प्रकार मैदानी क्षेत्रों से अलग होता है। अगला प्रश्न है आपका, विषुवत रेखीय वनों में चींटियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? सही उत्तर है इसका 200। विषुवतीय रेखीय वन जैव विविधता में इतने समृद्ध होते हैं कि वहां केवल एक पेड़ पर चींटियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पृथ्वी पर सबसे सघन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवासीय विनाश से संबंधित है? सही उत्तर है आपका सी, औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण।
प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण है। यह मुख्य रूप से जंगलों की कटाई, औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि तेल रिसाव किस प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है जो जैव विविधता को प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? सही उत्तर है आपका समुद्री प्रदूषण। जहाजों और रिफाइनरियों से होने वाला तेल रिसाव एक प्रमुख समुद्री प्रदूषण है। यह पानी की सतह पर परत बना लेता है जिससे समुद्री जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस घास पार्थेनियम जैव विविधता को खतरा पहुंचाने वाले किस कारक का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। पार्थेनियम या कांग्रेस घास एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। यह भारत की मूल प्रजाति नहीं है और जहां उगती है वहां के स्थानीय पौधों को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत विश्व के कितने मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में शामिल है? सही उत्तर है आपका 17। विश्व में संरक्षण के दृष्टिकोण से 17 मेगा डाइवर्सिटी देश चिन्हित किए गए हैं। भारत अपनी असीमित प्राकृतिक संपदा के कारण इनमें से एक प्रमुख देश है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है आपका डी 10वां। भारत अपने समृद्ध वनस्पतियों, स्थानिक प्रजातियों और जीवों के कारण विश्व स्तर पे 10वें स्थान पर आता है। भारत के पास दुनिया का लगभग 2.4% भूमि क्षेत्र और 8% जैव विविधता है। अगला प्रश्न है आपका कि ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितने प्रतिशत है? सही उत्तर है आपका सी 25.17%। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिक जोन्स में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है आपका सी 10। इनमें हिमालय, पश्चिमी घाट और दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि जंगली भेड़, बकरी और हिम लेपर्ड मुख्य रूप से किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका बी ट्रांस हिमालय। ये विशिष्ट शीत मरुस्थलीय एवं ट्रांस हिमालय क्षेत्र विशेषकर लद्दाख और स्पीत में पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई और ठंड वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि गिर के शेर भारत के किस जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? अर्धशुष्क क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए अर्धशुष्क क्षेत्र। एशियाई शेर विश्व में केवल गुजरात के गिर वन में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत का अर्धशुष्क क्षेत्र है जहां झाड़ियां और घास होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट है और जहां नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट विश्व के 8 सबसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक है। नीलगिरी लंगूर और लायन टेल्ड माकक यहाँ की प्रमुख स्थानिक प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ड्यूंगोग समुद्री गाय मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सही उत्तर है आपका बी तटीय क्षेत्र। ड्यूंगोग एक अत्यधिक शर्मीला और शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। यह भारत के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में किन वनस्पतियों की प्रचुरता अधिक है? सही उत्तर है आपका बी बांस और जैकफ्रूट। भारत के उत्तर पूर्व के वनों में उच्च वर्षा के कारण सदाबहार वनस्पतियां होती हैं। यह बांस, जैकफ्रूट और विभिन्न प्रकार के आर्किड की अत्यधिक प्रचुरता है। अगला प्रश्न है आपका कि वे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका बी प्रोटोथीरिया। अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी प्रोटोथीरिया वर्ग में आते हैं। डक बिल्ड प्लेटिव्स और इकिडना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंगारू और कोआला किस वर्ग के स्तनधारी हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी मार्सुपियलस। ये स्तनधारी अपने अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें पेट पर बनी थैली में रखते हैं, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक भाषा में मार्सुपियल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में आर्थ्रोपोडा कीट केकड़े का हिस्सा कितना है?
सही उत्तर है आपका 3/4। पृथ्वी की सभी ज्ञात जीव जंतुओं में आर्थ्रोपोडा संघ का हिस्सा लगभग 75% या 3/4 है। इनमें कीड़े मकोड़े, मकड़ियां और क्रस्टेशियन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है आपका नॉर्मन मायर्स के द्वारा। जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की अवधारणा 1988 में ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने दी थी। हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां स्थानिक प्रजातियां प्रचुर होती हैं लेकिन उनका आवास खतरे में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन माने जाते हैं? तो लाइकेन माने जाते हैं। कई बार मैंने आपको कराया है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। यह हवा में सल्फर डाइऑक्साइड एसओ2 प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अतः प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में यह स्थित है। यह संगठन जीवों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध रेड डेटा बुक जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आईयूसीएन की किस श्रेणी में है? सही उत्तर है आपका अति संकटग्रस्त है। बिजली के तारों से टकराने और आवास खत्म होने के कारण यह पक्षी विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? घड़ियाल, गंगा नदी डॉल्फिन, ड्यूंगोक, ओलिव रेडिले कछुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह मीठे पानी का जीव है और इसे भारत की नदियों के स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? सही उत्तर है आपका बांस। लाल पांडा एक शर्मीला हिमालयी जीव है जो मुख्य रूप से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसका प्राथमिक आहार जंगलों में उगने वाले बांस की पत्तियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पहाड़ों का भूत किस जीव को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ की उत्कृष्ट छलावरण क्षमता इसे बर्फीली चट्टानों में अदृश्य बना देती है। इसी खासियत के कारण इसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने के लिए कहां आते हैं? तो ये आते हैं गहिरमाथा में, ओडिशा के। ओडिशा का गहिरमाथा समुद्री तट ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान है। इस सामूहिक घोंसला बनाने की प्रक्रिया को स्पेनिश भाषा में अरीवाडा कहते हैं और इसका वीडियो भी अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है आपका बी 1973 में। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। इसका पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट था। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा के अनुसार वायु, जल या मृदा के गुणों में कैसा परिवर्तन अवांछनीय माना जाता है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, भौतिक रासायनिक या जैविक? केवल जैविक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, भौतिक, रासायनिक या जैविक। प्रदूषण जल या वायु या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन है। यह परिवर्तन जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका प्रदूषक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे अनावश्यक और विषाक्त पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं जो पर्यावरण की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। ये ठोस, तरल या गैस के रूप में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों के वर्गीकरण में ज्वालामुखी को किस श्रेणी में रखा गया है? मानव जनित, औद्योगिक, नगरीकरण, प्राकृतिक? सही उत्तर है आपका डी, प्राकृतिक। ज्वालामुखी जंगल की आग और धूल भरी आंधियां बिना मानवीय हस्तक्षेप के होती हैं, इसलिए ये प्राकृतिक प्रदूषक हैं। इनसे बड़ी मात्रा में राख और गैस वायुमंडल में फैलती है। अगला प्रश्न है आपका कि अवस्था के आधार पर एरोसॉल किस प्रकार का प्रदूषक है? सही उत्तर है आपका ठोस कणीय। एरोसॉल हवा में निलंबित अत्यंत महीन ठोस कणों और तरल बूंदों का एक जटिल मिश्रण है।
यह दृश्यता को कम करता है और फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका पैन, PAN। पैन और सतही ओजोन द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। ये सीधे स्रोतों से नहीं निकलते बल्कि हवा में प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है आपका जैव निम्नीकरणीय। प्राकृतिक जैविक क्रियाओं द्वारा नष्ट होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। कृषि अपशिष्ट कूड़ा और सीवेज इसके आम उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm थी, जो अब बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? सही उत्तर है आपका 400 ppm प्लस। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दहन के कारण वातावरण में CO2 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में यह 400 pp से अधिक ppm है और यह खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय उत्क्रमण की स्थिति में क्या होता है? सही उत्तर है आपका ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की परत बन जाती है एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन में। तापमान व्युत्क्रमण सर्दियों में होने वाली घटना है जहां ठंडी हवा सतह के पास फंस जाती है, उसके ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है जिससे प्रदूषक ऊपर नहीं जा पाते और स्मॉग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी क्षेत्रों का अपने चारों ओर के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होना क्या कहलाता है? ऊष्मा द्वीप, हीट आइसलैंड। पक्की कंक्रीट इमारतों और कम पेड़ों के कारण शहर की गर्मी को ये बांध लेते हैं। इसे मौसम विज्ञान में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से लगभग 300 गुना अधिक किस गैस की होती है? सही उत्तर है आपका CO। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होकर मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने के लिए कौन सी गैस जलवाष्प से मिलती है? सही उत्तर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फैक्ट्रियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडलीय नमी के कारण नमी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यह एसिड जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है जो पौधों और इमारतों के लिए विनाशकारी है और अम्ल वर्षा का जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का मुख्य घटक क्या है? सही उत्तर है आपका धरातलीय ओजोन। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक और जब सूरज की रोशनी में प्रतिक्रिया करते हैं तो धरातलीय ओजोन बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। यह फोटोकेमिकल स्मॉग का प्राथमिक घटक है जो आंखों में जलन पैदा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाले फ्लाई ऐश में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही उत्तर है आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट। थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने से निकलने वाली बारीक राख हवा में उड़कर दूर तक फैलती है। इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिका और हानिकारक भारी धातुएं होती हैं। जहां भी आसपास बना है थर्मल पावर प्लांट, वहां पे आप सबने देखा होगा कि एल्यूमिनियम सिलिकेट जो फ्लाई ऐश है, राख है, वो आसपास के घरों में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि कणकीय पदार्थ का आकार कितने से कम होता है? सही उत्तर है आपका 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे कम होता है। PM 2.5 हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इतने छोटे होने के कारण यह रक्त प्रवाह में प्रवेश कर हृदय और फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जल में ऑक्सीजन का स्तर कितने से कम होने पर उसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है? सही उत्तर है आपका C 4.0 mg प्रति लीटर। स्वस्थ जलीय जीवन मछलियां आदि के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम से कम 4 mg प्रति लीटर होनी चाहिए। 4 mg प्रति लीटर से कम ऑक्सीजन वाला पानी अत्यधिक प्रदूषित और मृत माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका जल प्रदूषण मापन का सर्वाधिक बेहतर विकल्प किसे माना जाता है जो कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को मापता है? सही उत्तर है आपका COD। रासायनिक ऑक्सीजन मांग
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी जल प्रदूषण मापने का सर्वाधिक सटीक तरीका है। यह जैविक और अजैविक दोनों तरह के कार्बनिक प्रदूषकों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुपोषण की प्रक्रिया में जल में किन पोषक तत्वों की वृद्धि होती है? सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की। कृषि उर्वरकों के जल स्रोतों में बहकर मिलने से पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इससे पानी में शैवालों का अत्यधिक विकास होता है जो पानी की ऑक्सीजन सोख लेता है। अगला प्रश्न है आपका कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इस घातक बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथोमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कैडमियम प्रदूषक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? सही उत्तर है आपका इटाई इटाई। कैडमियम जैसे ही भारी धातु के पानी या भोजन में मिलने से इटाई इटाई नामक रोग होता है। इस रोग में जोड़ों और हड्डियों में अत्यधिक दर्द होता है और हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर है आपका डेसिबल डीबी। ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक इकाई डेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 डीबी से ऊपर का शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैवोपचार की वह तकनीकी जिसमें प्रदूषित मृदा तक कूप के माध्यम से नियंत्रित वायु पहुंचाई जाती है। सही उत्तर है आपका बी बायोवेटिंग। इसे बायोवेटिंग तकनीकी कहते हैं जिसमें मिट्टी के अंदर हवा पंप की जाती है। यह वायु मिट्टी में मौजूदा स्वदेशी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रदान कर प्रदूषण घटाने की गति बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑयल जैपर तकनीकी में कितने बैक्टीरिया के संकाय का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका C5। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित ऑयल जैपर एक प्रभावी बायोरेमेडिएशन तकनीकी है। इसमें 5 विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का कॉकटेल होता है जो कच्चे तेल के हाइड्रोकार्बन को खाकर साफ कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? सही उत्तर है आपका बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। इसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जानलेवा रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि इमारतों के क्षरण के लिए जिम्मेदार स्टोन कैंसर का कारण क्या है? सही उत्तर है आपका अम्ल वर्षा, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था कि कैसे होती है। मौजूदा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इनके जब मिलकर वर्षा होती है इनसे तो वो ताजमहल का रंग खराब कर देती है जिसको स्टोन कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली कौन सी गैस वेंटिलेशन की कमी के कारण फेफड़े के कैंसर का कारण बनती है? सही उत्तर है आपका बी रेडॉन। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन और प्राकृतिक रेडियो एक्टिव गैस है जो मिट्टी और चट्टानों से निकलती है। घरों में वेंटिलेशन ना होने पर यह अंदर भर जाती है जो धूम्रपान के बाद फेफड़े के कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर है आपका जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। इसका गठन मुख्य रूप से जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत हुआ था। इसकी स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1987 में किस अधिनियम में संशोधन कर ध्वनि प्रदूषकों को शामिल किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी वायु अधिनियम 1981। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 को 1987 में संशोधित किया था। इस संशोधन के बाद ध्वनि प्रदूषण को भी कानूनी रूप से वायु प्रदूषक की परिभाषा में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि NAAQS राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड में कितने प्रमुख प्रदूषकों को शामिल किया गया है? सही उत्तर है आपका D12। CPCB द्वारा अधिसूचित नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हवा की गुणवत्ता जांचने का मानक है। इसमें 12 महत्वपूर्ण प्रदूषक जैसे PM10, PM2.5, NO2, SO2, ओजोन, सीसा आदि की अनुमेय सीमा तय की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा
सफर किसके द्वारा तैयार की गई है? सही उत्तर है आपका आईआईटीएम पुणे। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च भारत का अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता नेटवर्क है। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में VS6 भारत स्टेज 6 मानक किस तिथि से प्रभावी हैं? सही उत्तर है आपका 1 अप्रैल 2020 से। प्रदूषण पर तेजी से लगाम कसने के लिए भारत ने BS5 मानक को छोड़कर सीधे BS6 को अपनाया है। यह सख्त वाहन उत्सर्जन मानक पूरे देश में 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया के माध्यम से किस नई परियोजना को शुरू करने से पहले क्या अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, प्रकृति पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी भी बड़े निर्माण कार्य से पहले की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली बार किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA अधिसूचना जारी की गई थी? सही उत्तर है आपका सी, 1994। पर्यावरण मंजूरी के वैधानिक समर्थन देने के लिए भारत में पहली बार EIA अधिसूचना 27 जनवरी 1994 को जारी की गई थी। यह अधिसूचना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की शक्तियों के अधीन लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि EIA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जिसे सबसे कठिन और तकनीकी माना जाता है? सही उत्तर है आपका प्रभावों की भविष्यवाणी करना। भविष्य में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का सटीक अनुमान लगाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इसी कारण प्रभावों की भविष्यवाणी को EIA का सबसे जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम सबसे पहले किस देश में पारित किया गया था? सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपा 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका USA में सबसे पहले लागू किया गया था। इस अधिनियम से दुनिया भर में EIA की आधुनिक अवधारणा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस वर्ष के संशोधन के बाद EIA प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया? 2006, 2015, 1997, 1994। सही उत्तर है आपका 2015। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 2015 से वेब पोर्टल के माध्यम से EIA आवेदन को पूरी तरह से ऑनलाइन और अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये रहे आपके आज के 125 प्रश्न जो आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर आधारित थे। और भी आपको तकरीबन 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पर। फिर आपको अन्य टॉपिक्स के भी प्रश्न लगातार करवाए जाएंगे। मैं लगातार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा, नहीं किया होगा लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कृपया अच्छी अच्छी बातें लिखा करिए और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप मान लीजिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए। रही बात PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारी सारी PDFs को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। बहुत अच्छा कंटेंट हम लेकर आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखता है। इस तरीके से प्रश्नों को कोई नहीं करवाता है जैसे मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाता हूं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।